हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज की ये जो क्लास है ये होगी मैराथन क्लास, यानी कि ये क्या है, हमारी जेनेटिक्स का। आज मैं इस पूरे वीडियो के अंदर आपको एक टॉपिक यही जेनेटिक्स कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो ये लंबी होगी थोड़ी, पर लेकिन आप यदि एक ये क्लास देखने के बाद आपको जो आनुवंशिकता से क्वेश्चन आएंगे वो आप कर पाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी या आनुवंशिकता के अंदर क्या है, हमने बेसिक इनका देख लिया था कि मेंडलवाद क्या होता है तथा मेंडल ने क्या क्या प्रयोग किए थे और उसकी सफलता के क्या कारण थे और असफलता के क्या कारण थे। और पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था, एक संकर संकरण या एक संकर क्रॉस, जिसके अंदर क्या है मेंडल के 2 नियम हम लोगों ने पढ़ लिए थे। मेंडल ने 3 नियम दिए थे और तीसरा नियम जो आपका इस द्विसंकर संकरण से रिलेटेड है, और जो तो पहले नियम थे वो एक संकर संकरण से रिलेटेड थे। ठीक है, इसलिए तीसरा नियम इस द्विसंकर संकरण पढ़ाने के बाद बताऊंगी। मैंने क्या कहा, एक संकर क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस। ठीक है, ये 2 हम पढ़ने वाले हैं। एक संकर क्रॉस हमने पढ़ लिया कि जिसके अंदर क्या है कि हम एक ही लक्षण को लेकर हम अध्ययन करें। ठीक है, एक ही लक्षण को लेकर, जैसे हमने एक पादप जाति ली जिसमें उसकी लंबाई को, सिर्फ लंबाई को देखा। ठीक है, यानी मेंडल ने क्या किया था, 7 विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी का अर्थ है विपरीत लक्षण, जैसे लंबा ले रहा है तो उसके विपरीत बोना। ठीक है, तो 7 उन्होंने विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। यदि उन 7 में से एक लक्षण को ही लेकर यदि अध्ययन किया जाए तो वो एक संकर क्रॉस कहलाता है। और जब एक साथ 2 लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, 2 लक्षणों को लेकर अध्ययन किया जाता है, तो वो द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। तो देखिए हम आज बात करेंगे द्विसंकर क्रॉस। ठीक है, द्विसंकर क्रॉस के अंदर क्या है, हमने 2 लक्षण एक साथ लिए। जैसे 7 जोड़ी हमने विपर्यासी लक्षण पढ़े थे, उसके अंदर क्या है, एक गोल था। गोल क्या था, प्रभावी लक्षण था। ठीक है, क्या था, प्रभावी लक्षण। और झुर्रीदार, उसका विपर्यासी यानी विपरीत लक्षण क्या था, झुर्रीदार, जो क्या था, अप्रभावी था। ठीक है, और पीला, ये क्या है, प्रभावी, और ये क्या है, अप्रभावी। ठीक है, इस तरह से ये इनके लक्षण थे। ठीक है, तो ये हम ले रहे हैं जनक। देखिए कल मैंने एक आपको क्वेश्चन डाला था जिसके अंदर मैंने क्या कहा कि मेंडल ने निम्न में से किन लक्षणों को लिया। ठीक है, या किस प्रकार के जनक को लिया। तो देखिए उसके अंदर ये था कि विपरीत लक्षण वाले या समान लक्षण वाले जनक। तो देखिए विपरीत कह दो या विपर्यासी लक्षण वाले, यानी कि जो जनक, जैसे ये क्या ले रहे हैं, मादा, और ये क्या ले रहा है, नर ले रहा है, या ये नर और ये मादा, यानी कि दोनों अलग अलग ले रहे हैं, सेम थोड़ी ना ले रहे हैं। मेंडल ने अपने लक्षणों को, मैंने बार बार यही कहा कि याद रखना, विपरीत लक्षणों को लिया था। क्या लिया था, विपरीत लक्षणों को लिया था। यानी यहां गोल है तो दूसरी, यदि नर गोल है तो मादा उन्होंने कैसी ली, झुर्रीदार। चाहे वो जंतुओं पे किया चाहे वो पादपों पर, यदि पादप में मादा पादप लिया तो गोल लिया, और जो उसका विपरीत नर लिया वो कैसा, झुर्रीदार, यानी विपरीत लक्षण वाले जनक लिए थे। याद रखना कौन से, विपरीत लक्षण वाले जनक लिए थे। ठीक है, तो देखिए किसके मध्य संकरण कराया, गोल और पीले बीज वाले। ठीक है, गोल बीज तथा पीले रंग के बीज वाले मादा, और ये या जनक, कुछ भी बोल दो, जनक है यानी कि नर या मादा। ठीक है ना, जैसे मैं इसको लगा रही हूँ नर। ठीक है, और ये है आपका मादा। ठीक है, ये चिन्ह होता है नर का और ये होता है मादा का, यानी दोनों जनक उनके मध्य क्रॉस कराएंगे। तो पहले गोल और पीले वाले और एक झुर्रीदार और हरे, यानी 2 लक्षण ले रहे हैं, इसलिए ये क्या है, द्विसंकर क्रॉस है। ठीक है, तो देखिए इनके क्या है, हमने क्या बनाई, युग्मक। क्या बनाई, युग्मक। ठीक है, युग्मक यानी एक यहां से और एक यहां से। ठीक है, और एक इसका युग्मक बना दिया। अब इन दोनों के मध्य क्या हो गया, क्रॉस होने पर जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगी, क्या, F1 पीढ़ी, यानी प्रथम संतानीय पीढ़ी जो प्राप्त होगी वो सभी के सभी कैसे होंगे, उसमें पौधे गोल और पीले बीज वाले होंगे। कैसे होंगे, गोल और पीले बीज वाले। इनको आप इस तरह से संकरण करा के देख सकते हो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इस तरह से। ठीक है ना, तो सभी के सभी अपन देखेंगे तो इस तरह से इनका क्या है, इस प्रकार के गोल तथा पीले बीज वाले क्या होंगे, सभी के सभी पादप प्राप्त होंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है, प्रभावी है, और ये क्या है, प्रभावी।
यानी इसके अंदर ये प्रभावी ये अप्रभावी, तो ये इन दोनों में से प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों साथ में है, तो प्रभाव किसका प्रकट होगा? प्रभावी का। और प्रभावी कैसा है? गोल बीज वाला, तो गोल होगा। पीला यानी ये देखो वाई किसको डिनोट कर रहा है? पीले को, ठीक है। और ये किसको डिनोट कर रहा है? हरे को। तो ये अप्रभावी है और ये क्या है? प्रभावी है। यानी कि प्रभावी लक्षण प्रकट होगा तो गोल तथा पीले बीज वाले क्या है? सभी F1 पीढ़ी में प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए, फिर इसका क्या है? चेकर बोर्ड बनाया गया, यानी इसको क्या है? चेकर बोर्ड के द्वारा दर्शाया गया आगे F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि इस तरह से ये जनक बने और इन जनकों के मध्य यदि क्रॉस कराया तो किस तरह से होगा कि देखिए इसको इससे किया तो ये इसके अंदर कौन सा प्रभावी कौन है? R, ठीक है। और इसके अंदर Y प्रभावी, तो ये कैसे हो जाएंगे? गोल तथा पीले। कैसे हो जाएंगे? गोल तथा पीले। इसके अंदर गोल तथा पीले, इसके अंदर भी क्या है? गोल तथा पीले, इसके अंदर भी गोल तथा पीले। यानी कि हमको क्या देखना है? प्रभावी वाला देखना है। प्रभावी वाला देखना है तो जो प्रभावी क्या है? कैपिटल R है वो किसको डिनोट कर रहा है? वो आपके गोल बीज को। और Y जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? कैपिटल Y, वो किसको डिनोट कर रहा है? पीले को, ठीक है। तो देखिए अब इसके अंदर देखिए ये भी गोल तथा पीला। और ये कैसा होगा? देखो इसमें कैपिटल है ही नहीं तो स्मॉल है, तो स्मॉल का क्या अर्थ है? जूरीरदार, ठीक है। और इसमें दोनों ही स्मॉल है तो कैसा होगा? जूरीरदार हरा। ये कैसा होगा? गोल तथा जूरीरदार, गोल तथा हरा, ठीक है। और ये कैसा होगा? ये होगा आपका जूरीरदार तथा पीला, ठीक है। और ये कैसा हो जाएगा? गोल तथा पीला। और ये कैसा होगा? गोल तथा हरा, ठीक है। और ये गोल और हरा। और ये क्या होगा? गोल तथा पीला। और ये कैसा हो जाएगा? गोल तथा पीला। और ये कैसा होगा? झूरीदार और पीला, गोल और पीला, ठीक है। देखिए इसमें ये है कि मैंने यहाँ ये ले लिया, बाकी आप यहाँ इसको लेते तो ये थोड़ा अलग होता कि आप बोलोगे कि मैडम बुक के अंदर ऐसा नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये हमने क्या है युग्मक जो बनाए वो थोड़े अलग लिए हैं और कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है। इसका जीनोटाइप फिनोटाइप सेम ही आएगा। तो ये क्या होगा? झूरीदार तथा पीला, ठीक है। अब ये इन्होंने क्या इतना इस तरह से इन्होंने कहा कि इस प्रकार की संतति उत्पन्न होती है, द्विसंकर संकरण कराने पर इस प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं। तो उन्होंने क्या कि अपन को इसने क्या किया? एक जैसे एक संकर संकरण के अंदर की भी क्या है लास्ट में क्या निकाले थे? जीनोटाइप तथा फिनोटाइप निकाले थे। वैसे ही इसके अंदर यदि हम देखें कि फिनोटाइप और एक आपका जीनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप क्या होता है कि जीनोटाइप हमने क्या कहा? लिखे हुए जो लिखित रूप है वो क्या होगा? जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? जो बाह्य लक्षण, ठीक है। बाह्य लक्षण अनुपात हम देखें तो देखिए गोल तथा पीले कितने हैं? गोल तथा पीले देखिए काउंट कीजिए, गोल तथा पीले 1 2 3 4 और 5 और ये नहीं है 5 और 6 7 8 और ये आपका 9, यानी कि 9 क्या है? 9 है आपके गोल तथा पीले, यानी बाह्य लक्षण। हमको क्या देखना है फिनोटाइप के अंदर? बाह्य लक्षण देखने। तो कितने? गोल तथा पीले, ठीक है। फिर देखिए इसके अंदर नेक्स्ट क्या लक्षण आता है? गोल तथा हरा। गोल तथा हरा देखिए आप, गोल तथा हरा 1 और गोल तथा हरा 2, गोल तथा हरा 3। तो देखिए गोल तथा हरा कितना? 3, ठीक है। गो और हरा लिख रही हूं, ठीक है ना, गोल तथा हरा। फिर हम देखते हैं जूरीदार तथा पीला। क्या है? जूरीदार तथा पीला, जूरीदार तथा पीला, ठीक है। तो जूरीदार और पीला हम देखेंगे कि कितना आएंगे? जूरीदार और पीला, जूरीदार पीला 1, जूरीदार पीला 2, जूरीदार पीला 3। तो ये कितना आ गया? 3। अब जो है कि जूरीदार तथा हरा, जूरीदार तथा हरा बचता है हमारा 1, सिर्फ कितना? 1। तो ये है इसका क्या है? फिनोटाइप। क्या है? फिनोटाइप है।
ठीक है। इसी प्रकार से हम इसका जीनोटाइप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, जीनोटाइप निकालते हैं। जीनोटाइप निकालोगे, जीनोटाइप किस प्रकार से निकालना है कि इसमें लिखित रूप देखना है कि कौन सा एक एक सेम है और कौन सा अलग अलग है। 121, 24, 21, 21, ठीक है। यानी कि इस तरह से एक होगा जो लिखित रूप में एक ही है, इसके समान दूसरा नहीं है। ये दो है अनुपात, यानी कि जो ये इस प्रकार के दो है लिखित रूप में, इसके समान दो के अलावा और दूसरा नहीं है, ठीक है। तो याद रखना ये है फिनोटाइप और ये है जीनोटाइप। जीनोटाइप आप याद रख लेना 121, 24, 21, 21, ठीक है। तो ये है आपका द्विसंकर क्रॉस। उसके अंदर एक तीसरा रहता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है, कि स्वतंत्र अपव्यूहन किससे संबंधित है, द्विसंकर संकरण क्रॉस से संबंधित है। किस तरह से, तो ये हम देखते हैं द्विसंकर संकरण क्रॉस के अंदर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस तरह से लागू होता है। तो देखिए, यानी कि मेंडल ने जो रिजल्ट निकाले उसके बाद इन्होंने किस तरह से, कि जैसे ये एक क्या है, कोशिका है, ठीक है। इस कोशिका के अंदर ये क्या है, ये गुणसूत्र है, ठीक है, ये गुणसूत्र है। इसके ऊपर ये एक, जैसे मैंने कलर दे देती हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया R, ठीक है, यानी R, ये जीन, इस गुणसूत्र के ऊपर ये जीन पाया जाता है जो किसको डिनोट कर रहा है, गोल बीज को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये दूसरा, इसके ऊपर ये एक गुणसूत्र के ऊपर जीन पाया जाता है जो किसको डिनोट कर रहा है, ये पीले बीज को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये जैसे मैंने यहाँ एक जीन ये पाया जाता है, ये जीन जैसे ये क्या है, झुर्रीदार बीज को डिनोट कर रहा है। जैसे ये ले लिया, ये क्या है आपके, ये आपका किसको डिनोट कर रहा है, हरे बीज को डिनोट कर रहा है, ठीक है। यानी कि मैंने ये चार गुणसूत्र लिए, चारों गुणसूत्रों पे अलग अलग जो यहाँ हमने क्या है आकृति ली थी, रंग, आकृति और रंग लिया था, उसके अनुसार ये क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। गुणसूत्र का एक भाग होता है जो क्या है, एक लक्षण को क्या करता है, डिनोट करता है। यानी जीन हमने देखे थे, याद आ रहा होगा हमने क्या कहा, एक जीन के क्या है, दो रूप होते हैं। क्या होते हैं, दो रूप होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है, ठीक है। और ये दोनों रूप मिलकर क्या करते हैं, एक लक्षण प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, एक लक्षण प्रकट करते हैं। जैसे एक जीन, ये R नाम का एक जीन है, जिनके दो रूप, एक कैपिटल R और एक स्मॉल r हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों अलील है एक जीन के, जो क्या है, एक लक्षण प्रकट कर रहे हैं। यानी यह गोल तथा झुर्रीदार को डिनोट कर रहा है, यानी आकृति को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ क्या होता है कि हमको क्या पढ़ना है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। अब ये जनक क्या है, ये जनक जब दूसरे जनक के साथ क्या है, संकरण करेगा, तो क्या होगा कि इससे जो संतति प्राप्त होगी, यानी कि जैसे मैं यहां बता देती हूं, ठीक है, इसके अंदर जो बनेगा, जो गुणसूत्र होगा, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर मैं किस तरह से आपको, ये जीन आ गया यहाँ कैपिटल R वाला, और यहाँ इसके साथ आ गया ये, ठीक है। ये कैपिटल R और यहाँ क्या आ गया, कैपिटल Y, ये स्मॉल r और कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। अब देखिए, अब इस तरह से ये इस एक जनक से जब संकरण कराया गया इस जनक का दूसरे जनक के साथ, तो ये क्या, चार प्रकार की ये संतति प्राप्त हुई। इसके अंदर देखिए कि R क्या है, कौन सा जीन है जो क्या है, गोल आकृति को डिनोट कर रहा है, और यहाँ ये क्या है, स्मॉल y, यानी ये किसको डिनोट कर रहा है, ये आपके हरे को डिनोट कर रहा है, ठीक है। यदि इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा से बताती हूँ, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। तो देखिए किस तरह से, कि माना आप इसको मानो ये क्या है, ये आपका है छोटू, क्या है, छोटू, और ये इसकी क्या है, गर्लफ्रेंड है छोटी, ठीक है। और ये है मोटू, ये क्या है, मोटू, और ये इसकी गर्लफ्रेंड है मोटी, ठीक है। देखिए छोटू की गर्लफ्रेंड कौन है, छोटी, और ये है मोटू की गर्लफ्रेंड कौन है, मोटी, ठीक है। छोटू के साथ क्या है, छोटी फिल्म देखने जाती है, यानी कैपिटल R और
कैपिटल वाई, ठीक है। और इधर देखिए मोटू के साथ मोटी क्या है, फिल्म देखने जाती हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब एक दिन छोटू का छोटी के साथ क्या हो गया, ब्रेकअप, ठीक है। और मोटू का भी मोटी के साथ क्या हो गया, ब्रेकअप, ठीक है। तो अब क्या होगा, छोटू जो है वो किसके साथ जाएगा, इस मोटी के साथ चला जाएगा, क्या है, इस मोटी के साथ फिल्म देखने के लिए चला जाएगा। यानी छोटू और मोटी दोनों क्या है, फिल्म देखने चले जाएंगे। और मोटू जो है वो क्या है, छोटी के साथ क्या है, फिल्म देखने चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका किस तरह से आप समझोगे, ये मैंने एक रीजन लिया है ऐसे ही नॉर्मल एग्जांपल, जिससे क्या है आपके दिमाग में बैठ जाए कि स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम क्या होता है। तो देखिए यानी कि जो यहाँ ये दोनों एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है। यानी अभी इन दोनों की क्या है, शादी नहीं हुई है, ये स्वतंत्र है, ये जा सकते हैं। इसका जब इनके साथ ब्रेकअप हो जाता है तो वो उनके साथ फिल्म देखने चला जाता है। लेकिन जब शादी हो जाएगी तो क्या है, पाबंदी हो जाएगी, तो एक दूसरे के साथ नहीं जा सकते, ठीक है। तो देखिए जब छोटू छोटी के साथ चला जाता है, यानी कि ये क्या है, स्वतंत्र है। इन गुणसूत्रों पर जो जीन पाए जाते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र है, बंधे हुए नहीं हैं। वो क्या है, एक अगली पीढ़ी के अंदर स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ और स्मॉल कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, जैसे मैंने यहाँ कहा इसका ब्रेकअप हो गया, इसके साथ गया, तो ये स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ चला गया और कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ चला गया। यानी ये जीन एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है। अब देखिए, अब यहाँ समझिए, यानी जो गोल बीज को डिनोट करने वाले जीन और जो पीले बीज को डिनोट करने वाले जीन एक जनक के अंदर पाए जाते हैं, वो एक दूसरे से स्वतंत्र है। जरूरी नहीं कि जहां गोल बीज वाले जाएंगे वहां पीले बीज वाला जीन ही जाएगा। ये आपस में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो ये दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्रता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये है स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम, ठीक है। अब देखिए हमने क्या देखा था कि इसका फिनोटाइप हमने देखा था 9:3:3:1। तो ये 9 कैसे थे, 9 इसके अंदर थे। फिनोटाइप हमने देखा था 9 थे कैसे, आपके गोल तथा पीले बीज वाले, क्या थे, गोल तथा पीले बीज वाले। और ये कैसा था, एक झूरीदार तथा हरे बीज वाले। तो देखिए अब ध्यान देने वाली बात है, यहां देखिए गोल तथा पीले बीज, यानी 9 जो पादप है वो क्या है, जनक से मिलता है। यानी ये हमने गोल तथा पीले बीज वाले लिए थे, तो यहाँ 9 गोल तथा पीले बीज वाले प्राप्त हो गए। और एक जो हमने झूरीदार तथा हरे बीज वाले लिए थे वो भी क्या है, अपनी अप टू पीढ़ी के अंदर प्राप्त हो गए। लेकिन ये देखिए, ये है आपका गोल तथा हरे बीज वाले, और ये क्या है, झूरीदार तथा पीले बीज वाले। जो क्या है, ये दोनों क्या है, दोनों को दोनों जनक से नहीं मिलते हैं, ये अलग लक्षण दर्शाते हैं। यानी इन लक्षणों को या इन पौधों को क्या कहा, पुनर्योगज लक्षण, पुनर्योजन लक्षण, ठीक है। ये क्या है, पुनर्योजन लक्षण। यानी जो गोल तथा हरे, यानी कि यहाँ जनक पीढ़ी के साथ नहीं मिलते हैं, ठीक है, इनको क्या, पुनर्योजन लक्षण कहा। ये अब आता है संकर पूर्वज संकरण, यानी कि जो मेंडल ने जो दोनों द्विसंकर क्रॉस तथा एक संकर क्रॉस जो दिया था, उसके बाद जो उन्होंने क्या है, चेकर बोर्ड निकाला था, फिर उसका क्या है, टेस्ट करके देखा था, वो आपका क्या है, संकर पूर्वज संकरण यानी क्रॉस माना जाता है। तो इसको कहा जाता है बैक क्रॉस। अब देखिए इसको बैक क्रॉस भी क्यों कहा जाता है वो भी मैं बताती हूँ किस तरह से, कि इसके अंदर 2 प्रकार के क्रॉस आते हैं। एक आपका आता है आउट क्रॉस, एक आता है आउट क्रॉस, दूसरा आपका आता है टेस्ट क्रॉस, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर देख लिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं दोबारा से बता देती हूँ कि एक टेस्ट क्रॉस होता है और एक क्या होता है, आउट क्रॉस होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संकर पूर्वज संकरण क्या है, यानी बैक क्रॉस क्या है, ठीक है। तो कि जैसे देखिए अप1 पीढ़ी आ जाती है, जैसे देखिए मैं यहाँ बताती हूँ कि अप1 पीढ़ी प्राप्त हो जाती है कि जब हम 2 जनक के मध्य क्या है, जैसे 2 जनकों के मध्य हम क्या है, क्रॉस कराते हैं,
तो फिर उससे क्या है, ये F1 पीढ़ी प्राप्त हो जाती है। उस F1 पीढ़ी का क्रॉस जब क्या है इस जनक के मध्य करवाया जाता है, क्या है, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस जनक के मध्य कराया जाता है तो ऐसे क्रॉस को कहा जाता है संकर पूर्वज संकरण। यानी कि जो F1 पीढ़ी संकर प्राप्त हुआ, ठीक है, उसका पूर्वज यानी जो जो जनक थे, जिन जनकों के मध्य क्रॉस कराने से जो F1 पीढ़ी हुई थी, उस F1 पीढ़ी के पादपों का जब वापिस से जनक पादपों के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसे कहा जाता है बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं। अब देखिए कि इसमें से आउट क्रॉस कौन सा होगा और टेस्ट क्रॉस कौन सा होगा। तो देखिए आउट क्रॉस कब होगा कि जब F1 पीढ़ी का संकरण क्या है, किसके मध्य करवाया जाता है, प्रभावी जनक के मध्य, क्या है, प्रभावी जनक के मध्य। अब समझते हो ना प्रभावी जनक, जैसे मैंने क्या कहा कि मेंडल ने क्या किया था, समयुग्मजी तथा विपर्यासी लक्षण, जैसे क्या है, ये इस तरह से इनके मध्य क्या करवाया था, क्रॉस करवाया था। और ये क्या है, F1 पीढ़ी प्राप्त हुई और ये क्या है, आपके जनक है। ठीक है, ये क्या है, प्रभावी जनक है। ठीक है, और ये आपका क्या है, अप्रभावी जनक है। ठीक है, तो देखिए समझिए यहाँ कि F1 पीढ़ी के अंदर जो पादप प्राप्त हुआ है, इस F1 पीढ़ी का जब प्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो उसे कहा जाता है आउट क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या है कि जब F1 पीढ़ी के पादपों का अप्रभावी जनक के साथ क्या करवाया जाता है, अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाया जाता है। देखिए F1 पीढ़ी और इसका क्रॉस जब अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो ऐसे क्रॉस को हम क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा टेस्ट क्रॉस है या टेस्ट क्रॉस के लिए सही कौन है। परीक्षार्थ क्रॉस भी बोला जाता है, परीक्षार्थ क्रॉस के लिए कौन सा निम्न में से कथन सही है। तो उसके अंदर देंगे कि प्रथम पीढ़ी का जब अप्रभावी जनक के साथ संकरण होता है, प्रथम पीढ़ी का जब प्रभावी जनक के साथ क्रॉस होता है, प्रथम पीढ़ी के साथ जब प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों जनकों में से किसी एक का क्रॉस होता है। ठीक है, तो लेकिन आपको याद रखना है कि टेस्ट क्रॉस के अंदर F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक के साथ क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तभी क्या है आपका उसे परीक्षार्थ क्रॉस या टेस्ट क्रॉस कहेंगे। प्रभावी होने पर क्या है आपका आउट क्रॉस कहलाएगा। पूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता का क्या मतलब है, तो देखिए कार्ल कोरेंस, एक वैज्ञानिक जिसका नाम क्या है, कार्ल कोरेंस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पादप जिसका नाम है मिराबिलिस जालापा, मिराबिलिस जालापा या इसको 4 o'clock पादप भी कहा जाता है। ठीक है, या गुल्लेबास भी कहा जाता है। क्या है, गुल्लेबास। याद रखना तीनों नाम ही। इस पादप के क्या है, 2 लक्षण लिए, यानी कि एक जनक जो क्या है आपका लाल पुष्प, क्या है, एक लाल पुष्प को डिनोट करता है, और दूसरा इन्होंने क्या है, एक दूसरा पादप इसी का मिराबिलिस जालापा का जो क्या है लाल रंग का पुष्प दर्शाता है, और एक है सफेद रंग का पुष्प दर्शाता है। क्या है, सफेद रंग का पुष्प। यानी इन्होंने जनक क्या लाल पुष्प वाले तथा सफेद पुष्प वाले 2 जनक लिए, जिनके मध्य इन्होंने क्या है संकरण करवाया। तो एक क्या है, एक F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। इस F1 पीढ़ी में जो प्राप्त पौधे हुए वो न तो लाल थे और न ही क्या सफेद थे, तो फिर कैसे हुए, ये क्या है गुलाबी रंग के प्राप्त हुए। कैसे, गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए, यानी कि एक अलग ही प्राप्त हो गया, जनक से मिलता जुलता नहीं है। यानी जो क्या है जनक लिया एक लाल पुष्प वाला और एक आपका सफेद पुष्प वाला लिया, और जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई वो कैसी गुलाबी रंग की प्राप्त हुई। यानी कहने का अर्थ है अपूर्ण प्रभाविता। देखिए कि न तो ये प्रभाव दर्शा रहा है लाल पुष्प वाला, न तो प्रभाव ये दर्शा रहा है और न ही ये क्या है ये प्रभाव दर्शा रहा है। इन दोनों का ये दोनों मिलकर क्या है अपना एक अलग
क्या है, अलग रंग प्रदान कर रहे हैं, जो कैसा, गुलाबी रंग, यानी अपूर्ण प्रभाविता। ये भी पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं है, ठीक है, और ये भी पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं, यानी दोनों आधे आधे क्या है, प्रभाव दर्शाकर एक गुलाबी रंग का क्या है, दर्शाता है। यानी मिराबिलिस जलापा पर इन्होंने क्या प्रैक्टिकल प्रयोग किया, और ये एक लाल पुष्प वाला पौधा लिया और एक सफेद पुष्प वाला, दोनों के मध्य क्या करवाया, संकरण करवाने पर क्या है, कुछ अलग ही रंग आया। और इन्होंने फिर क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये अपूर्ण प्रभाविता है, यानी ये अपना प्रभाव पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर रहा है। पिछले हमने जो एक संकरण देखे थे उसमें क्या है, ये अपना प्रभाव दर्शा रहा था, ठीक है, जो प्रभावी है वो क्या है, अप्रभावी को ढक लेता है। लेकिन यहाँ प्रभावी भी मिल रहा है और अप्रभावी भी मिल रहा है, दोनों मिलकर क्या है, एक अलग कलर डिनोट कर रहे हैं, कौन, गुलाबी। तो ये है आपका अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अपूर्ण प्रभाविता समझ में आया होगा कि किस तरह से है, ठीक है। याद रखना, इसका एक एग्जाम्पल और बता देती हूं, स्नैपड्रैगन, ठीक है, और एक आपका है मिराबिलिस जलापा। ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना, पूछ लिया जाता है कि अपूर्ण प्रभाविता का निम्न में से एग्जाम्पल है, डायरेक्ट पूछ लेंगे। तो आपको याद रखना है, एक मिराबिलिस जलापा जिसको 4 o'clock भी कहा जाता है, जिसे गुलाबास भी कहा जाता है, और एक है आपका स्नैपड्रैगन। ये भी ऐसे ही है, लाल पुष्प तथा सफेद पुष्प वाला लिया, और इसका एक अलग रंग प्राप्त होता है, जो क्या है, एक गुलाबी रंग का पुष्प प्राप्त होता है, ठीक है। आती है सह प्रभाविता। देखिए सह प्रभाविता में क्या होता है कि जैसे हमने क्या है, एक आपका सफेद त्वचा का कुत्ता लिया और एक हमने क्या लिया, काली त्वचा वाला कुत्ता, ठीक है। एक हमने सफेद त्वचा वाला कुत्ता लिया और एक हमने क्या है, काली त्वचा वाला कुत्ता लिया, और इन दोनों के मध्य क्या किया, हमने संकरण करवाया। तो F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई, इस पीढ़ी में जो कुत्ते प्राप्त हुए वो कैसे हुए, चितकबरे, क्या है, चितकबरे, ठीक है। किस तरह से, देखिए जैसे मैं बताती हूँ कि एक तो हमने क्या है, इस तरह से आप देख लिए, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे ही बता रही हूँ, आप समझ लीजिए, क्योंकि ये आपका क्या है, थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगी तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है ना, ज़्यादा स्थायी रहेगा। तो ये एक मैंने डायरेक्ट क्या ले लिया, सफेद ले लिया, और एक ये मैंने जो लिया वो क्या है, पूरी की पूरी काली त्वचा वाला डॉग ले लिया, ठीक है, कुत्ता लिया। और इनके मध्य जैसे ये काली त्वचा वाला और ये सफेद, इन दोनों के मध्य क्या संकरण करवाया, तो जो कुत्ता प्राप्त हुआ, F1 पीढ़ी यानी जो संतान प्राप्त हुई वो कैसी प्राप्त हुई, तो देखिए उसका क्या है, उसका कलर कैसा था, इसके अंदर चितकबरे यानी धब्बेदार, क्या है, धब्बेदार, ठीक है। देखिए अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता में अंतर कर कर आप समझिए। अपूर्ण प्रभाविता में हमने क्या देखा था कि ये जो प्रभाव, आधा इसका प्रभाव आता है और आधा इसका प्रभाव आता है, और दोनों क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। किसके अंदर, एक मिश्रण बनता है, किसके अंदर, आपके अपूर्ण प्रभाविता के अंदर। तो हमने क्या, एक नया क्या गुलाबी रंग का पुष्प प्राप्त हुआ था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ इसके अंदर याद रखना, भूल मत जाना, मिश्रण नहीं होता है। इसके अंदर क्या है, सह प्रभाविता के अंदर मिश्रण नहीं होता है, अपने प्रभाव क्या है, साथ साथ दर्शाते हैं। दोनों प्रभाव क्या है, साथ साथ दर्शाते हैं। तो इसलिए ये देखिए व्हाइट और ब्लैक दोनों कलर का एक चितकबरा क्या हो जाता है, कुत्ता प्राप्त होता है, ठीक है। तो यानी ये क्या कहलाएगा, सह प्रभाविता कहलाएगी। मतलब कहने का है कि दोनों के जो गुण हैं वो मिश्रित नहीं होते हैं, अपने प्रभाव साथ साथ क्या है, निभाते हैं, साथ साथ प्रकट करते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, सह प्रभाविता कहा जाता है, ठीक है।
तो देखिए इसके अंदर आपको क्या है, सह प्रभाविता के अंदर ये याद रखना है कि सफेद त्वचा वाली कुत्ता तथा काली त्वचा वाले कुत्ते के मध्य क्या है, संकरण करवाया जाता है तो चित्त कब्रे कुत्ता प्राप्त होता है। यह एग्जाम्पल किसका है, तो याद रखना किसका होता है, आपके सह प्रभाविता। इसका एग्जाम्पल और है, आप याद रख लेना, एग्जाम्पल है AB रक्त समूह। AB रक्त समूह ये मैं आगे बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन आप इतना देखिए कि सह प्रभाविता के अंदर दो एग्जाम्पल है, एक जो त्वचा का रंग, ठीक है, और एक आपका AB रक्त समूह है। हम देखते हैं बहु युग्म विकल्पी या मल्टीपल एलील, ठीक है। तो देखिए इससे पहले हमने क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, युग्म विकल्पी, क्या बताया था, युग्म विकल्पी, यानी मैंने क्या बताया, युग्म विकल्पी, थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ कि एक जीन, ठीक है, क्या है, एक जीन, इस जीन के क्या है, दो रूप होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, दो रूप होते हैं। जैसे मैंने कहा कि फिल्मों के अंदर क्या है, डबल रोल होते हैं एक्टर्स के, एक एक्टर्स क्या करता है, थोड़ा अलग प्रकार का लक्षण रखता है, अलग प्रकार का व्यवहार रखता है, और एक क्या है, दूसरे प्रकार का व्यवहार रखता है, लेकिन वो सेम क्या होते हैं, फोटोकॉपी होते हैं। वैसे ही एक जीन के क्या है, दो रूप होते हैं, एक जीन के क्या होते हैं, दो रूप होते हैं, और ये दोनों रूप मिलकर क्या है, एक लक्षण प्रकट करते हैं, क्या करते हैं, एक लक्षण दर्शाते हैं। इसको हमने क्या कहा, युग्म विकल्पी, यानी प्रत्येक रूप को क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। और इस एक जीन के दो रूपों को क्या हम क्या कहेंगे, युग्म विकल्पी कहेंगे, दोनों रूपों को क्या कहेंगे, युग्म विकल्पी, और प्रत्येक रूप को क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए अब इस बहु युग्म विकल्पी के अंदर क्या होता है, तो देखिए बहु युग्म विकल्पी के अंदर क्या है कि एक जीन, ठीक है, एक जीन, जैसे क्या है, डीएनए होता है, इस तरह से डीएनए होता है, और इस डीएनए का ही एक खंड क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, ठीक है। जैसे एक आइसोग्लूटिनिन, ठीक है, ये आइसोग्लूटिनिन एक प्रोटीन है, यानी हम जानते हैं कि डीएनए, ये जो डीएनए है, इस डीएनए से किसका निर्माण होगा, आरएनए का, किसका होगा, आरएनए, और आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ये प्रक्रिया हम देखते हैं अनुलेखन तथा अनुवादन, ये आपके जैव आणविक वाले चैप्टर में आता है, ठीक है, आणविक जैव प्रौद्योगिकी। जीन क्या है, जीन मैंने बता दिया कि एक गुणसूत्र का एक भाग क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, जो एक विशेष लक्षण को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। और ये जो जीन है अंततः, यानी डीएनए जो है, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए अंततः क्या बनाएगी, प्रोटीन। तो आइसोग्लूटिनिन यानी ये एक आई क्या है, जीन है, तो ये जब क्या है, एक प्रोटीन बनाता है, यानी IA मैं बता दूं, ये क्या बनाता है, एक ए प्रकार की प्रतिजन, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति के रुधिर में क्या है, एक आइसोग्लूटिनिन प्रोटीन जो क्या है, ए प्रकार की प्रोटीन बना रहा है, तो उसको हम क्या कह देंगे, ए प्रकार की प्रोटीन बना रहा है, यानी उसको हम क्या कहेंगे, आरबीसी किस तरह के ऊपर क्या बना रहा है, ए प्रोटीन बना रहा है, कौन, आपका जीन, किससे संबंधित है, आपके ए प्रतिजन या ए प्रोटीन से संबंधित है, तो हम क्या कहेंगे, ए प्रकार का ब्लड ग्रुप कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे हम उसे, ए प्रकार का ब्लड ग्रुप कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ए प्रोटीन बना रहा है। इसी प्रकार से क्या है, यदि IB यानी हम कहेंगे कि बी प्रतिजन यानी बी प्रकार का प्रोटीन बना रहा है, किसकी, RBC की सतह पर, ठीक है, यानी एक जीन जो क्या है, बी प्रकार की प्रोटीन से संबंधित है, यानी बी प्रोटीन बना रहा है, तो उस व्यक्ति का कैसा ग्रुप होगा, आपका बी प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। इस तरह से I0 जिसकी क्या है, किसी भी प्रकार की प्रोटीन नहीं बना रहा है, I जो आपका, अब देखिए ये एक क्या है, आइसोग्लूटिनिन क्या है, एक जीन है, ये क्या है, एक जीन है, और इस जीन के कितने रूप दिखाई दे रहे हैं, आपको 3 रूप दिखाई दे रहे हैं ना। इसी प्रकार से क्या है कि जब एक जीन के 2 से अधिक
क्या है, 2 से अधिक रूप होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बहुयुग्म विकल्पी कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, बहुयुग्म विकल्पी कहा जाता है। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ ब्लड ग्रुप का कि किस तरह से यहाँ से आपके क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और मैंने कहा कि जो सह प्रभाविता है उसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था, AB ब्लड ग्रुप। तो वो किस प्रकार से होता है तो हम देखते हैं कि देखिए सामान्यतः मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, 2 प्रकार का होता है। हम क्या पढ़ते हैं, 3 प्रकार, लेकिन किस तरह से मैं बताती हूँ कैसे 2 प्रकार का होता है। एक आपका ABO प्रकार का, ABO समूह है, ठीक है, और एक आपका क्या है RH फैक्टर। क्या है, RH फैक्टर, यानी जिसके अंदर RH पाया जाएगा वो पॉजिटिव होगा और जिसके अंदर RH नहीं पाया जाएगा वो क्या है, नेगेटिव प्रकार का होगा। ठीक है, और इसके अंदर ABO ग्रुप के अंदर क्या है, आपका A और आपका B प्रकार का और AB प्रकार का और आपका क्या हो जाएगा, O प्रकार का। O यानी शून्य, जिसके अंदर क्या है, A एंटीजन यानी A प्रोटीन नहीं बन रही है, B भी नहीं बन रही है और दोनों AB में से किसी भी नहीं बन रही है, कोई भी प्रोटीन नहीं बन रही है, तो वो क्या कहलाएगा, O प्रकार का, या 0 नहीं कह सकते, O प्रकार कहेंगे। हालांकि होता क्या है कि 0 प्रोटीन होती है। किस तरह से मैं बताती हूँ कि जब ये क्या है RBC है, ये क्या है RBC, इसके ऊपर क्या है, किससे संबंधित है, यानी जो जीन जो है वो क्या है, A प्रकार की प्रोटीन बनाने से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके ऊपर A प्रकार की प्रोटीन पाई जा रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, A प्रकार का ब्लड ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, IA से डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है, इस RBC के ऊपर क्या है, B प्रकार की प्रोटीन पाई जा रही है। कौन बना रहा है, ये जीन। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, IB प्रकार का। ठीक है, और जब इस पे दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के जीन पाए जाते हैं, यानी AB और BB, AB और BB, तो क्या है, दोनों क्या है, साथ साथ में अपना लक्षण दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, AB प्रकार का। जब क्या है, RBC तो है लेकिन इसके ऊपर 0 यानी कोई भी प्रोटीन नहीं पाई जा रही है, मैं इसको क्या लिख रही हूँ, 0 से कोई भी प्रोटीन नहीं पाई जा रही है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, I0 से डिनोट करेंगे। तो देखिए ये जो AB जो समूह हैं, ABO ग्रुप, ये नहीं, ये जो है ये है एग्जाम्पल किसका, बहुयुग्म विकल्पी का। याद रखना, भूल मत जाना, पूछा जाता है कि निम्न में से बहुयुग्म विकल्पी का उदाहरण क्या है, तो ABO ग्रुप, RH फैक्टर दिया होगा लेकिन ये इसका उदाहरण नहीं होगा। कौन सा है, ये है आपका ABO समूह। और याद रखना ये जो AB प्रकार है, AB प्रकार ये किसका है, सह प्रभाविता का। किसका है, सह प्रभाविता का एग्जाम्पल है। तो देखिए क्या है, सह प्रभाविता, क्यों, क्योंकि A और B जो दोनों क्या है, ये A प्रकार की जीन से संबंधित है। मैंने क्या कहा कि A प्रकार की प्रोटीन बनाएगा एक ऐसा जीन, गुणसूत्र पर, जैसे मैंने क्या कहा, इस तरह से ये गुणसूत्र है, इस पे ये जीन पाया जाता है। ये क्या बना रहा है, जीन, मैंने क्या कहा, डीएनए से क्या बने होते हैं, जीन बने होते हैं, और डीएनए मिलकर क्या बनाते हैं, गुणसूत्र। यानी गुणसूत्र को यदि तोड़े तो क्या बनाएगा, डीएनए, और डीएनए को फिर से तोड़े तो क्या बनेगा, जीन। यानी कि जीन से क्या होगा, आरएनए का निर्माण होगा और आरएनए फिर क्या है, प्रोटीन बनाएगी। ठीक है, यानी इसके ऊपर जो जीन पाई जाती है वो क्या बना रही है, ए प्रकार की प्रोटीन बना रही है, और एक दूसरा जो गुणसूत्र है वो क्या है, इसके ऊपर जो जीन पाई जाती है वो क्या बना रही है, बी प्रकार की प्रोटीन बना रही है। यदि यह जीन एक व्यक्ति पर पाया जाएगा तो उस व्यक्ति का हम ब्लड ग्रुप कैसा कहेंगे, ए प्रकार का। क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन किसकी निर्माण हो रही है, ए प्रकार की प्रोटीन, ए प्रतिजन का निर्माण हो रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर क्या है, बी से रिलेटेड क्या पाया जाता है, जीन, जो क्या है, बी प्रकार की प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ब्लड ग्रुप बी प्रकार का ब्लड ग्रुप कहेंगे। और जब ये दोनों जीन पाए जाते हैं, दोनों जीन साथ साथ पाए जाते हैं और दोनों जीन क्या करते हैं, अपना साथ साथ प्रभाव प्रकट करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सह प्रभाविता। तो ए बी जो प्रकार का ब्लड ग्रुप है वो किसका एग्जाम्पल है, सह प्रभाविता का। बहुयुग्म विकल्पी का तो है ही है, लेकिन ये केवल एक क्या है, सह प्रभाविता का भी उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, रक्त समूह में से देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे
कि एक नर जो जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ए प्रकार का है, एक मादा जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ए बी प्रकार का है, यदि दोनों के संकरण करवाए जाए तो जो संतान प्राप्त होने वाली है उस संतान का ब्लड ग्रुप किस प्रकार का हो सकता है या किन किन प्रकार का हो सकता है। तो देखिए आपको क्या करना है कि ए प्रकार का यानी क्या है, क्या होगा, ए, ठीक है। और एक दूसरा इसका और क्या हो सकता है, एक आपका ये हो सकता है, ठीक है, यानी 0 ये भी हो सकता है और क्या है, ये भी बन सकता है। जैसे मैंने क्या कहा कि ए ग्रुप वाला का हम जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप किस तरह से बना सकते हैं, और बी वाले के जीनोटाइप किस तरह से बना सकते हैं, और ओ वाले के जीनोटाइप किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए ए वाले के हम बना सकते हैं ए या A0, ठीक है, इसका IB और IB और 0, ठीक है। AB का हम किस तरह से बना सकते हैं कि IA और IB और क्या हो सकता है, इसका एक ही प्रकार का होगा और इसके अंदर क्या है, I0 होगा, यानी इसमें ना तो A होगा और ना क्या है, B होगा, ठीक है। तो देखिए इसका नर जो है ए ब्लड ग्रुप का, इसका जीनोटाइप क्या होगा, या तो IA हो सकता है या फिर IA और I0 हो सकता है, यानी 0 ब्लड ग्रुप, यानी इसके अंदर क्या है, किसी भी प्रकार की प्रोटीन नहीं है, तो टोटल कुल मिलाकर इसके अंदर प्रोटीन है ही नहीं, तो ये क्या है, A, तो A ही बचता है, ठीक है। तो यदि इसके युग्म देखें तो क्या होगा, IA होगा और दूसरा क्या होगा, I0, यानी A है, ये दोनों में कॉमन है तो एक ही नर है तो इसका हम एक ले रहे हैं, और इधर हम इसका युग्म देखें तो क्या होगा, IA और क्या होगा, IB युग्म होंगे, ठीक है। अब देखो, अब इनका हम बनाते हैं चेकर बोर्ड, क्या बनाते हैं, चेकर बोर्ड बनाते हैं। देखिए हम क्या ले रहे हैं, नर, और इधर क्या ले रहे हैं, मादा। तो देखिए ये क्या है आपका युग्म, कौन सा, IA और IB, और इधर हम क्या लेंगे, IA और I0, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों को क्या किया, मल्टीपल किया, यानी IA और IA, IA और IB, IA और आपका I0 और क्या हो जाएगा, IB और I0। अब देखिए कितने प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा जो क्या है, इसकी संतान के अंदर पाया जाएगा। तो देखिए ए, दोनों में AA, यानी ये कैसा होगा, A प्रकार का ब्लड ग्रुप, ये AB प्रकार का ब्लड ग्रुप, ठीक है, और ये क्या होगा, A प्रकार का ब्लड ग्रुप, और ये क्या हो जाएगा, B प्रकार का ब्लड ग्रुप। तो देखिए ये जो क्या है, संतान उत्पन्न होने वाली है, ये जनक है, इन जनकों से जो संतान उत्पन्न होगी वो इतने प्रकार की हो सकती है, या तो A प्रकार की हो सकती है, या AB ब्लड ग्रुप वाली हो सकती है, या फिर आपकी क्या है, B ब्लड ग्रुप वाली हो सकती है। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक नर जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, या एक पिता जिसका ब्लड ग्रुप A है और एक माता जिसका ब्लड ग्रुप AB प्रकार का है, तो यदि दोनों के मध्य संकरण करवाए जाए तो उसमें जो संतान पैदा होने वाली है वो किस प्रकार के ब्लड ग्रुप लिए हुए होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहाँ AB देगा यहाँ A देगा, तो आप इसको अलग अलग करके भी देख सकते हो, जैसे ये B वाला ले लिया और ये आप O वाला भी ले सकते हो, या फिर आप ये ए प्रकार का ले सकते हो। इन दोनों के मध्य यदि क्रॉस कराया जाए तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करना, जो मैंने ये एग्जाम्पल बताया है इस तरह से आप प्रैक्टिस करना। पूरा मैं करके नहीं बता सकती क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, बाकी तो ये बहुत सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। जिस तरह से मैंने ये चेकर बोर्ड बना के किया है आप वैसे ही बना लीजिए। और ये मैंने आपका यहाँ इनके क्या है जीनोटाइप दे रखे है कि किस प्रकार के जीनोटाइप बन सकते हैं, युग्मक हम किस तरह से बना सकते हैं। देखिए अब आपकी परीक्षा से संबंधित कुछ वर्ड है जिसको मैंने क्या है आपको एक दूसरे से अंतर करते हुए बताऊंगी किस तरह से। देखिए हमने क्या युग्म विकल्पी देख लिया, बहु युग्म विकल्पी देख लिया, और बहु जीन वंशागति, और एक आता है बहु प्रभाविता या जिसको प्लियोट्रोपिक जीन कहा जाता है। इसके अंदर से पूछा जाता है, इसके एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनका मीनिंग समझते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। तो देखिए युग्म विकल्पी ये मैं बता चुकी हूँ कि एक जीन होगा, इस जीन के दो रूप, यानी एक जीन और उस जीन के क्या है दो रूप होते हैं। प्रत्येक जीन के कितने दो रूप होते हैं।
तो वो दो रूप क्या है, दोनों रूप मिलकर एक लक्षण क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे। क्या करेंगे, एक लक्षण निर्धारित करेंगे। जैसे मैंने क्या कहा, एक गोल बीज वाला क्या है, पादप है, उसके दो रूप, एक आर और एक आर, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों मिलकर क्या एक लक्षण यानी इसकी बीज की आकृति बता रहा है, एक लक्षण निर्धारित कर रहा है कि इसकी आकृति क्या है, एक लक्षण जो क्या है, इसके दो रूप हैं, ठीक है। वैसे ही बहुयुग्म विकल्पी या मल्टीपल एलील के अंदर देखें तो देखिए एक जीन के अंदर क्या है, दो से अधिक क्या होंगे, इनके रूप होंगे। क्या होंगे, दो से अधिक रूप होंगे और वो सभी के सभी रूप क्या है, एक लक्षण दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे, एक लक्षण निर्धारित करेंगे, ठीक है। और बहुजीन वंशागति के अंदर देखिए, बहुजीन वंशागति क्या होती है कि बहुत सारे जीन होंगे, कई सारे जीन होंगे और उस कई सारे जीन में प्रत्येक जीन का क्या होगा, दो रूप होगा। जैसे हमने देखा एक जीन के कितने दो रूप, वैसे ही कई सारे जीन हैं, कई सारे जीन के अंदर प्रत्येक जीन का दो रूप होगा और वो सभी के सभी जीन जिनके दो दो रूप मिलकर क्या निर्धारित करेंगे, एक लक्षण निर्धारित करेंगे। क्या करेंगे, एक लक्षण निर्धारित करेंगे। कैसे कि जैसे ए प्रकार का जीन और बी प्रकार का जीन, सी प्रकार का जीन, ये दो दो रूप है इनके, ठीक है। एक जीन है ये ए बी सी, इस प्रकार के जीन है और प्रत्येक के दो दो रूप हैं, ठीक है। दो दो क्या है, रूप है। और ये सभी के सभी जैसे जीन मिलकर क्या दर्शा रहे हैं, मानव की त्वचा का क्या रंग दर्शा रहे हैं, मानव की त्वचा का रंग दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो कई सारे जीन और प्रत्येक के दो रूप और सभी के सभी मिलकर एक लक्षण, क्या, मानव की त्वचा का रंग। जैसे इसका एग्जाम्पल पूछे तो क्या होगी, मानव की त्वचा का रंग दर्शाने वाले जीन, ठीक है। बहुप्रभाविता या प्लियोट्रोपिक जीन क्या होता है, तो समझिए ध्यान से, एक जीन है जिसके क्या है, दो रूप, एक जीन के दो रूप और वो दोनों रूप क्या है, या एक जीन जो है वो क्या है, एक से अधिक लक्षण दर्शा रहे हैं। क्या, एक से अधिक लक्षण दर्शा रहे हैं। एक ही जीन है जिनके दो रूप होंगे, ठीक है, और क्या होंगे, एक से अधिक लक्षण क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है कीटोनूरिया, एक रोग है, वो हम पढ़ेंगे मानव के अंदर किस तरह से, फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगी। तो अभी आप इसका एग्जाम्पल याद रखना। इन दोनों के एग्जाम्पल देखिए, युग्म विकल्पी, ये मैंने बता दिया कि जो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, निष्कर्ष निकाले थे, वहाँ युग्म विकल्पी इनके एग्जाम्पल लिए थे। युग्म विकल्पी जो गोल बीज वाले, झुर्रीदार बीज वाले, इस तरह से, ठीक है। बहुयुग्म विकल्पी, बहुयुग्म विकल्पी क्या है, एक जीन जिनके दो से अधिक क्या होंगे, रूप होंगे और एक क्या करेंगे, लक्षण दर्शाएं। बहुयुग्म विकल्पी, इसका एग्जाम्पल क्या है कि मैंने क्या बताया था, एबीओ रक्त समूह, ठीक है, एबीओ रक्त समूह जो मैं बता चुकी हूँ। बहुयुग्म विकल्पी, उसके अंदर ए बी प्रकार का मैंने क्या बताया था, सह प्रभाविता का क्या था, एग्जाम्पल था। देखिए अब हम पढ़ते हैं सहलगनता। देखिए सहलगनता पढ़ाने से पहले मैं आपको क्या है, एक सिद्धांत बताती हूँ, जहां पूछा भी जाता है कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, मेंडलवाद। हमने क्या देखा था, मेंडलवाद। मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने कहा था कि एक कुछ रसायन जो एक पीढ़ी के अंदर क्या है कि कारक या जो रसायन हैं वो क्या है, दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते हैं, पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते हैं, वो क्या करते हैं, लक्षण प्रकट करते हैं। ये बात किसने बताई, मेंडल ने। और उस कारक या उस रसायन को फिर जोहानसन ने क्या नाम दिया था, जीन नाम दिया। तो मेंडल का कहने का अर्थ हुआ कि जीन क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सटन व बोवेरी, ठीक है। सटन व बोवेरी ने क्या कहा कि इन्होंने ये कहा कि जीन नहीं जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जीन को ले जाया जाता है। क्या हमने क्या देखा था कि ये क्या है, गुणसूत्र,
ठीक है। गुणसूत्र ये डीएनए के धागों से बना होता है, डीएनए के द्विकुंडलन रूप से, ठीक है। तो ये क्या है, गुणसूत्र बना होता है और इस गुणसूत्र पर क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। तो ये गुणसूत्र ही जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, यानी कि जीन को ले जाया जाता है किसके ऊपर, गुणसूत्र से। देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि जैसे ये क्या है, एक बच्चा है, ठीक है, ये स्कूल जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। इस बच्चे को क्या है, किस में ले, बस में ले जाया जाता है, किसके द्वारा, बच्चा खुद नहीं जाता है, बस बच्चे को क्या है, बस के ऊपर ड्रॉप किया जाता है, यानी बस के ऊपर बैठाकर कहाँ ले जाया जाता है, स्कूल के अंदर। यानी ये घर मानो एक पीढ़ी और ये आपकी दूसरी पीढ़ी। बच्चे को हम जीन से तुलना करें और बस को हम क्या है, गुणसूत्र से तुलना करें। ये बात किसने बताई, शटन व बोवेरी ने बताई। क्या बताई कि जो बच्चा है वो क्या है, जीन जो है, यानी जीन किसके, गुणसूत्र के द्वारा ले जाया जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, ठीक है। खुद जीन नहीं जाता है, जीन को ले जाया जाता है। ये बात किसने कही, शटन तथा बोवेरी ने। फिर देखिए, फिर आता है आपका कौन, मोर्गन। कौन, मोर्गन आता है। अब इस मोर्गन ने क्या कहा, इस मोर्गन ने कहा कि कुछ ऐसा संबंध होता है सहलगनता का। इन्होंने क्या, सहलगनता शब्द दिया और सहलगनता की खोज की या सहलगनता का प्रैक्टिकल इन्होंने प्रयोग किया किसके ऊपर, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, ठीक है। इसके ऊपर इन्होंने क्या है, प्रयोग किया, यानी प्रायोगिक क्या किया, अध्ययन किया, प्रायोगिक या प्रयोग किए, प्रयोग के थ्रू इन्होंने क्या, या प्रायोगिक क्या है, सिद्धांत दिया, प्रायोगिक थ्योरी दी किसकी, आपकी वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत की मोर्गन ने। और कहा कि कुछ एक ऐसी क्रिया है सहलगनता जिसके थ्रू क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है, गुणों का क्या होता है, उसके अंदर गुण चेंज होते हैं, परिवर्तित होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने किस पे अध्ययन किया, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर ने। अब देखिए सहलगनता क्या होती है, ये तो हमको पता चल गया किसने कहा, मोर्गन ने। लेकिन ये होता क्या है, तो देखिए हमने जो पीछे अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि जैसे ये एक क्या है, जनक है, इस जनक के अंदर क्या है, इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डीएनए से बने हुए गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कहा कि ये आपका इस तरह से मैंने क्या, इसके एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था, छोटा छोटू छोटी और मोटू मोटी के द्वारा। तो देखिए वो क्या स्वतंत्र अपव्यूहन का क्या कर रहा था, पालना कर रहा था, ठीक है। ये किसका कहना था, मेंडल के द्वारा। लेकिन ये मोर्गन क्या कहता है, ये कहता है कि गुणसूत्र पर क्या है, एक जीन, एक ही गुणसूत्र पर दो जीन, जैसे ये आर और आर या आर और वाई प्रकार का क्या पाया जाता है, एक ही गुणसूत्र पर दो जीन पाए जाते हैं। ये दोनों जीन क्या है, साथ साथ रहते हैं, ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे से बंध चुके हैं, सहलगन, लगन लग चुकी है, यानी यह क्या हो चुके हैं, सहलगनता। ये क्या दर्शाएंगे, सहलगनता दर्शाएंगे। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं फिर से बताती हूँ किस तरह से। जैसे यहाँ ये क्या है, पहले तो क्या था, छोटू क्या छोटी के साथ फिल्म देखने जा रहा था और मोटू मोटी के साथ फिल्म देखने जा रहा था। लेकिन जब इन दोनों का क्या ब्रेकअप हो जाता है तो ये छोटू जो है वो क्या है, मोटी के साथ फिल्म देखने चला जाता है। क्यों, क्योंकि जब तक उसका लगन नहीं लग चुकी होती है, उनकी क्या है, शादी नहीं हो चुकी होती है। जब इन दोनों की शादी हो जाती है, यानी छोटू को छोटी के साथ और मोटी की मोटू की मोटी के साथ, तो क्या वो छोटी उस मोटू के साथ जा पाई, नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके साथ क्या है, लगन लग चुकी है, उनका क्या है, शादी हो चुकी है। वही बात यहाँ इस जीन के अंदर लागू होती है, किस तरह से कि ये दोनों एक दूसरे से बंध चुके हैं, इनके मध्य क्या है, ये जीन, जैसे एक गुणसूत्र पर क्या है, ये दोनों जीन पाए जाते हैं, तो ये दोनों में क्या है, सहलगनता यानी लगन लग चुकी है, दोनों साथ साथ रहेंगे, साथ निभाएंगे,
तो ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे? सहलगनता। ये मैंने आपको बेसिकली बिल्कुल बच्चों वाली बात बता दी है। अब यदि आपको बुक की लैंग्वेज देखनी है तो आप बुक के अंदर पढ़ लीजिए, आपको सब डिटेल से समझ में आ जाएगा यहाँ से पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये होती है सहलगनता। ठीक है, और किस तरह से ये लक्षण जो जब दोनों साथ साथ में आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाएंगे तो किस तरह से आपका दर्शाएंगे लक्षण, वो देखिए। और इन्होंने, मॉर्गन ने क्या कहा कि ये जो सहलगनता वाले लक्षण हैं ये ना के बराबर होता है। क्या? ना के बराबर होता है। किस तरह से? जैसे मैंने क्या कहा, यहां मैंने क्या निकाला था? फिनोटाइप 9:3:1। इसके अंदर मैंने क्या कहा? ये जनक के जैसे है, और ये भी क्या, ये पौधे भी जनक के जैसे है। लेकिन ये क्या थे? पुनर्योजन क्या लक्षण थे। तो इस मॉर्गन का कहना है कि ये जो पुनर्योजन लक्षण हैं ये क्या है? ना के बराबर होता है। यानी 99% ये लक्षण होंगे तो इसमें से 1% ये होगा। और याद रखना, मेंडल क्या कहता है? मेंडल लगभग कहता है कि ये जो 9 और 1 का है ये 67% है लगभग। ये क्या है? ये यहाँ 23%, यानी इतने लक्षण दर्शाएगा। ठीक है, 33 लक्षण, यानी ये इसका अनुपात अधिक रखता है। लेकिन मॉर्गन वही कहता है कि जो सहलगनता के द्वारा जो लक्षणों में परिवर्तन आता है या जो पुनर्योजन जो लक्षण होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। यानी यदि 99% ये है तो सिर्फ 1% लक्षण ही ये पाए जाएंगे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये है ये आपका गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है। देखिए, अब आता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का क्या अर्थ है? कि अचानक पैदा होने वाला परिवर्तन। कि जैसे परिवर्तन हम देखिए बात करें तो देखिए कि इस तरह से ये क्या है? ये डीएनए है, और डीएनए के धागों से क्या बना होता है? गुणसूत्र। ठीक है, और इस गुणसूत्र पर मैंने क्या कहा? इस गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीन। ठीक है, तो देखिए उत्परिवर्तन यानी कि इन जीन तथा इन गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण जो लक्षणों में विभिन्नता आती है उसे हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो उत्परिवर्तन किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखना किसके द्वारा दिया गया? ह्यूगो डी ब्रीज। ये वही ह्यूगो डी ब्रीज है जिन्होंने क्या? मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी। ठीक है, तो देखिए ये जो परिवर्तन है ये दो तरह से हो सकते हैं। किस तरह से? जैसे एक मैंने क्या कहा, ये जीन है, इस जीन में क्या हो जाए? विकार उत्पन्न हो जाए, तो ठीक है, यानी परिवर्तन हो जाए। और परिवर्तन के कारण क्या है? ये जीन जो प्रोटीन बनाना चाहे और उस परिवर्तन के कारण वो प्रोटीन नहीं बन पाती है, उसके कारण जो लक्षणों में परिवर्तन आता है वो क्या होता है? जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, और एक होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। यानी इस गुणसूत्र जैसे मनुष्य में कितने? 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र की यदि बात करें तो ये दो तरह से होता है। एक यानी इसकी संख्या में परिवर्तन होना, और एक क्या है? इनकी संरचना में परिवर्तन होना। ठीक है, संख्या में यानी 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कहीं 47 हो जाए, कहीं 45 हो जाना, यानी गुणसूत्र की कमी हो जाना या वृद्धि हो जाना क्या कहलाता है? गुणसूत्रीय संख्या उत्परिवर्तन। ठीक है, संरचना यानी कि संरचना कैसे? कि इस तरह से ये संरचना होती है। ठीक है, इस तरह से ये संरचना होती है। यदि ये संरचना इस तरह से हो जाए, यानी कि इसकी जो भुजाएं हैं, देखिए गुणसूत्र की यदि मैं थोड़ा सा बता देती हूँ किस तरह से, कि ये क्या है? डीएनए है, यानी डीएनए के धागों से बना होता है कौन? गुणसूत्र। ठीक है, और डीएनए मिलकर ये जो एक श्रृंखला बना रहे हैं इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? क्रोमेटिड यानी अर्ध गुणसूत्र। क्या कहेंगे? अर्ध गुणसूत्र। देखिए ये इसकी दो भुजाएं हैं, यदि इसकी एक भुजा की यदि बात करें तो वो क्या कहलाता है? अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, और क्रोमेटिड मिलकर क्या बना रहे हैं?
क्रोमेटिन, क्या बना रहे हैं, क्रोमेटिन यानी गुणसूत्र बना रहे हैं। ठीक है, और इन गुणसूत्रों पर जो क्या पाए जाते हैं, यानी इनके खंड, कुछ विशेष खंड जो क्या है विशेष लक्षण के लिए क्या करते हैं, जिम्मेदारी होते हैं या निर्धारित करते हैं, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। ठीक है, हालांकि ये पूरा का पूरा आणविक विज्ञान है, यानी कि जो जैव प्रौद्योगिकी के अंदर देखें वहाँ ये पूरा डिटेल से दिया होता है कि किस तरह से डीएनए मिलकर क्या बनाते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लियोसाइड किस तरह से बनते हैं और एक गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है। ठीक है, वो हम पूरा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो अपना चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यानी कि इन गुणसूत्रों के अंदर, इन गुणसूत्रों में क्या है, जैसे ये भुजा क्या रहेगी, छोटी रह गई। ठीक है, तो इनकी संरचना में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। उस संरचना में परिवर्तन के कारण, उस संरचना में आए हुए विकार के कारण जो लक्षणों में विभिन्नता आती है, जो लक्षणों में क्या आता है, विकार आता है, उसे कहा जाता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए जो ये परिवर्तन करते हैं, इन परिवर्तन करने का या जिम्मेदारी कौन है, कि कौन ये परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, तो कारक है, कुछ कारक होते हैं जिस कारक को कहा जाता है उत्परिवर्तन जन कारक। ठीक है, उस कारक को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन जन कारक, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज। ठीक है, यानी कि हमारे अंदर क्या है, यदि पराबैंगनी विकिरणें आए तो उनके कारण भी क्या होता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, जीन प्रभावित हो जाता है, या जीन प्रभावित हो जाता है या गुणसूत्र प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण क्या है विकार उत्पन्न हो जाते हैं, यानी उत्परिवर्तन लक्षणों को, उत्परिवर्तन के दौरान लक्षण, बदले हुए लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अनुवांशिक विकार, यानी अनुवांशिक रोग या अनुवांशिक विकार क्या होता है। तो देखिए अनुवांशिक विकार की यदि बात करें तो अनुवांशिक विकार दो तरह से हैं, एक आपका मेंडलीय विकार होता है और एक आपका क्या होता है, गुणसूत्रीय विकार होता है। यानी मेंडलीय विकार देखिए कि इन्होंने, इसके द्वारा हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, कि यहाँ बता देती हूँ, ये मैं हटा देती हूँ, नहीं तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्या है ये कोशिका, इसके अंदर क्या है, इस तरह से क्या एक मनुष्य की कोशिका के अंदर क्या है 23 जोड़ी, यानी जोड़े में गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल की यदि बात करें तो कितने 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र है वो कैसे होते हैं, अलिंगी, यानी वो क्या है, लिंग निर्धारण नहीं करते। देखिए लिंग निर्धारण की यदि बात करूं तो क्या है कि जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं वो ही निर्धारण करते हैं। जैसे नर के अंदर क्या पाया जाता है, XY एक जोड़ा पाया जाता है, और जो मादा के अंदर क्या है, मादा के अंदर पाया जाता है XX पाया जाता है। ठीक है, ये है आपका किसका, नर और मादा का लिंग गुणसूत्र का जोड़ा या लिंग गुणसूत्र। ठीक है, बाकी जो 22 जोड़ी होंगे वो कैसे होंगे, अलिंगी कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन जो अलिंगी है वो क्या है, वो निर्धारित नहीं करता कि लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन जो नर का जो लिंगी गुणसूत्र है X तथा Y, यानी मादा से तो X आए चाहे ये आए, एक ही बात है। ठीक है, कौन सा भी आओ, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ नर से क्या है, यदि X आता है यहाँ से गुणसूत्र तो किसका जन्म होता है, लड़की का होता है, और यदि यहाँ से Y गुणसूत्र आता है और इधर से X आता है तो किसका जन्म होता है, लड़के का जन्म होता है। यानी पिता क्या है, पूरा का पूरा डिपेंड होता है कि आने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि लिंग निर्धारण में कौन सहायक होता है। ठीक है, या लिंग निर्धारण के जिम्मेदार कौन होता है, या लिंग निर्धारण कौन करता है, यानी एक पिता ही क्या है, पिता के अंदर क्या है X तथा Y गुणसूत्र पाया जाता है। तो X
गुणसूत्र आने पर तो लड़की का जन्म होता है और वाई गुणसूत्र आने पर लड़के का जन्म होता है। ठीक है, अब देखिए कि ये हम मेंडलीय विकार पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर देखिए 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी 46 टोटल कितने हैं, टोटल गुणसूत्र 46 पाए जाते हैं और जोड़े में पाए जाते हैं, तो जोड़े कितने होंगे 23 जोड़े। ठीक है, जिसमें से 22 जोड़ी क्या हो जाएंगे अलिंगी, यानी ये सभी के सभी कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। अब एक देखिए एक नाम आता है समजात गुणसूत्र। देखिए समजात का क्या अर्थ है मैं बता देती हूँ, बहुत बार ऐसे बोलते भी है समजात गुणसूत्र। तो समजात गुणसूत्र क्या है कि जैसे देखिए ये है मादा और ये है नर, जैसे यहाँ पहला जोड़ा तो कितने 23 जोड़े, ये पहला जोड़ा है, दूसरा यानी इधर भी पहला दूसरा और तीसरा, जैसे देखिए इस तरह से यहाँ भी ये, ठीक है, x1 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 x1, यहाँ भी x2 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 x2, यानी कि ये पहला जोड़ा ये दूसरा जोड़ा। जब गुणसूत्रों का क्या होता है संयोग होता है, तो ये पहला गुणसूत्र और इस नर का भी पहला गुणसूत्र, मादा का भी पहला गुणसूत्र और नर का भी पहला गुणसूत्र, इस तरह से ये एक सेट बनाते हैं। इस सेट को बोला जाता है समजात गुणसूत्र, यानी मादा का भी पहला जोड़े से पहला गुणसूत्र और नर का भी क्या है पहले जोड़े में या पहला गुणसूत्र, जब क्या है एक सेट बनाते हैं, इनको क्या कहा जाता है समजात गुणसूत्र। यानी कि इस पहले के साथ इसका दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इसका भी पहला और इसका भी पहला। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा समजात गुणसूत्र कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए ये है अलिंगी गुणसूत्र। क्या है अलिंगी गुणसूत्र, कितने 22 जोड़ी। अब 23वां जोड़ा जो है, जैसे देखिए कि ये कहलाता है आपका 23वां जोड़ा, जो मतलब मादा में क्या होता है XX और पिता में क्या होता है XY। ये क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लिंगी गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र। ठीक है, यानी ये क्या करते हैं लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो देखिए मेंडलीय रोग, यानी ये दो तरह से मेंडल ने रोगों को बांटा कि एक जो अलिंगी रोग, यानी जो अलिंगी गुणसूत्र है उन गुणसूत्रों में विकार उत्पन्न हो जाए, गुणसूत्रों में या जीन में, यानी जीन के इन गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं उन जीन के अंदर जब विकार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, या उन विकार उत्पन्न से जो रोग होता है उसे कहते हैं हम क्या अलिंगी रोग। क्या कहेंगे अलिंगी रोग। अलिंगी रोग का सीधा सा मतलब है कि अलिंगी गुणसूत्र पर क्या विकार आ जाना, जीन के अंदर क्या है जीन प्रभावित हो जाना, तो क्या होगा अलिंगी रोग उत्पन्न होगा। ये प्रभावी और अप्रभावी दो तरह से होता है। प्रभावी और अप्रभावी का क्या अर्थ है कि यदि इस पे जो जीन पाए जाते हैं, मैंने जैसे क्या बताया था आपको कि जैसे मेंडल ने क्या कहा था कि जैसे लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी और बौने पौधे के लिए स्मॉल टी, तो इसके अंदर जैसे देखो जीन तो एक ही है, इनके रूप दो अलग अलग है, तो एक रूप कैसा है प्रभावी है और एक रूप कैसा है अप्रभावी है। वैसे ही जो अलिंगी गुणसूत्र है इनके जीन के एक इसके ऊपर जो जीन पाए जाते हैं, जैसे मान लिया ये जीन पाया जाता है और ये किसी एक विशेष लक्षण को क्या कर रहा है प्रदर्शित कर रहा है, तो इस जीन के भी दो रूप होंगे। ठीक है, एक प्रभावी रूप होगा एक अप्रभावी रूप। तो जब जीन के प्रभावी रूप में क्या हो रहा है विकार उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा प्रभावी अलिंगी रोग। ठीक है, और जब जीन के अप्रभावी के अंदर क्या है अप्रभावी जो जीन है उसके अंदर विकार उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे को कहेंगे हम अप्रभावी अलिंगी रोग। ठीक है, अब देखिए लिंगी रोग आता है। अब क्या आता है लिंगी रोग। लिंगी के अंदर देखिए एक तो X के ऊपर विकार होगा तो उसे हम क्या कहेंगे X लिंगी रोग, और जब Y के ऊपर विकार उत्पन्न होगा तो उसे हम क्या कहेंगे Y लिंगी अप्रभावी रोग। तो मेंडलीय विकार के अंदर सिर्फ एक क्या है X लिंगी अप्रभावी रोग ही क्या है बताया था इन्होंने, X लिंगी पर अप्रभावी रोग। कौन सा X लिंगी अप्रभावी रोग, याद रखना इसका एक ही एग्जाम्पल है, बाकी मेंडल ने जितने भी बताए वो कैसे है अलिंगी है। लिंगी का एक ही एग्जाम्पल है जिसका नाम है हीमोफीलिया। क्या हीमोफीलिया। अब पूछ लिया जाता है कि निम्न में से हीमोफीलिया रोग है, नीचे ऑप्शन में देंगे X लिंगी अप्रभावी, X अलिंगी अप्रभावी, X लिंगी प्रभावी रोग। तो आपको याद रखना है X लिंगी अप्रभावी।
यानी अप्रभावित जीन में क्या आ रहा है, विकार आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं हीमोफीलिया। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैं हीमोफीलिया को डिटेल से बताती हूँ आपको। देखिए हीमोफीलिया पढ़ने से इसके अंदर मैं क्या है आपको 3 स्टेप बताती हूँ, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी किस तरह से। देखिए ठीक है, इस तरह से ये X गुणसूत्र, ये X गुणसूत्र। ठीक है, अब देखो यहाँ इस पर क्या पाया जाता है, माना ये अच एक जीन है, ये इस पर पाया जाता है अच जीन, और ये यहाँ इस पर अच जीन, यहाँ भी अच जीन और यहाँ भी अच और यहाँ भी अच। याद रखना वाई पर भी ऐसा कोई जीन नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, यदि मैं कहूँ कि ये अच जीन प्रभावित हो गया और इस दूसरे जोड़े के जो समजात जोड़ा है उसके दूसरे गुणसूत्र पर भी क्या है, ये जीन प्रभावित हो गया। ठीक है, विकार उत्पन्न हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, रोगी कहेंगे। क्या कहेंगे, हम रोगी कहेंगे कि हीमोफीलिया से ये ग्रसित रोगी है। क्यों, क्योंकि दोनों गुणसूत्र पर क्या है, जो जीन पाया जाता है अच, ठीक है, वो दोनों क्या है, दोनों जीन क्या हो गए, प्रभावित हो गए, यानी उसमें क्या हो गया, विकार उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एक्स है, दोनों क्या है, एक्स गुणसूत्र हैं, उसमें से एक ही प्रभावित हुआ, दूसरा प्रभावित नहीं हुआ। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वाहक कहेंगे। ठीक है, ये इसको वाहक क्यों कहेंगे, इसको रोगी क्यों नहीं कहेंगे, वो मैं बताऊंगी। उससे पहले आप देखिए, अब इसका X गुणसूत्र है, ये प्रभावित हो गया, तो इस Y पे तो पाया ही नहीं जाता है, इस पे पाया जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हम रोगी कहेंगे। इसको भी हम क्या कहेंगे, रोगी कहेंगे। यानी ये 3 कंडीशन बनती है, जब दोनों गुणसूत्र के जीन क्या है, प्रभावित हो जाए, तो वो उस कंडीशन को क्या, उस कंडीशन में रोगी होगा। ठीक है, लेकिन यदि दोनों X गुणसूत्र पर एक जो जीन है, एक गुणसूत्र का एक जीन तो क्या है, प्रभावित है, दूसरा प्रभावित नहीं है। कैसे, देखिए जैसे मैंने क्या कहा कि ये एक गुणसूत्र है, इस पर जैसे ये क्या पाया जाता है, जीन पाया जा रहा है। माना ये जीन क्या है, एक ए नामक प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, क्या, ए नामक प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, और ये प्रोटीन क्या है, आगे चलकर एक लक्षण प्रकट कर रही है। क्या कर रही है, एक लक्षण प्रकट कर रही है। मान लिया कि ये क्या कर रही है, ये प्रोटीन जो है मतलब रक्त का थक्का बना रही है। क्या बना रही है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है। ठीक है, तो अब देखिए ये जीन, इस जीन के अंदर क्या आ गया, विकार उत्पन्न हो गया, यानी कि ये जीन काम करना बंद कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कुछ विकार उत्पन्न आ गया, जिससे ये काम करना बंद कर गया, और ये काम करना बंद कर जाएगा तो ये क्या है, ए नामक प्रोटीन, यानी ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा, और जब प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, यानी यहाँ ये क्या हो जाएगा, फिर रोगी हो जाएगा। ये एक गुणसूत्र की बात की है मैंने। ठीक है, अब जब ये दूसरा गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र वाला जीन भी क्या है, माना ये जीन भी क्या है, ये जीन भी क्या हो गया, इन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। तो माना टोटल कुल मिलाकर क्या है कि जो लक्षण क्या था कि प्रोटीन का निर्माण, यानी फाइब्रिन प्रोटीन का निर्माण करना इनका कार्य था, तो ये फाइब्रिन प्रोटीन का निर्माण नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। क्या, रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। जब ये एक ही प्रोटीन क्या है, एक ही प्रोटीन प्रभावित है, दूसरा प्रोटीन क्या है, दूसरे गुणसूत्र का, मैंने क्या कहा, जोड़े में पाया जाता है गुणसूत्र, तो इन दोनों जोड़ों में से एक क्या है, एक प्रभावित है और दूसरा आपका क्या है, अप्रभावित है, यानी यह प्रभावित नहीं हुआ है। तो देखो ये तो प्रोटीन नहीं बना रहा है, लेकिन ये तो क्या कर रहा है, ये तो इस प्रोटीन का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, जिसके कारण क्या है, अंततः थक्का बन जाता है। यानी ये थक्का रक्त का थक्का बन जाएगा तो क्या है, रोगी नहीं कहलाएगा। तो देखिए हीमोफीलिया के अंदर क्या है, हीमोफीलिया के अंदर जब किसी व्यक्ति के चोट पहुंच जाती है या चोट लग जाती है, तो चोट लगने पर क्या है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, रक्त बहता रहता है। ठीक है, तो अब इस हीमोफीलिया से क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे तो मैं बता देती हूँ। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। एक
एक मैं आपको बता देती हूँ और उसके बाद आप अलग अलग तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनाकर खुद प्रैक्टिस करना, जिससे क्या है आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ये क्या है, एक मादा है, ठीक है, ये कैसी है, वाहक है, ठीक है, और एक सामान्य नर, क्या, एक सामान्य नर। देखिए मैंने ये कहा कि एक वाहक मादा, अब वाहक होगी तो एक जीन तो क्या होगा, प्रभावित होगा, और दूसरा जीन क्या है, प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। यानी मैं बनाती नहीं हूँ, ठीक है, ये ऐसे याद रखना कि जो प्रभावित है वही मैं नीले कलर से बना रही हूँ, बाकी मैं नहीं बना रही हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक वाहक मादा का क्रॉस जब एक सामान्य नर से करवाया जाता है, वह कौन सी, हीमोफीलिया से ग्रसित एक हीमोफीलिया की वाहक मादा का सामान्य नर्स के साथ जब संकरण कराया जाता है तो उससे पैदा होने वाली संतान का प्रतिशत बताइए, या कितने प्रतिशत नर होंगे जो रोगी होंगे तथा कितने प्रतिशत सामान्य नर होंगे या सामान्य स्त्री होगी, ठीक है। तो देखिए अपन टोटल कुल मिलाकर ये देखिए कि इन दोनों में संकरण करवाया तो इनसे जो पैदा होने वाली संतान है वो कैसी प्राप्त होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखिए इसका क्रॉस करा दीजिए, ठीक है, इसका इसके साथ किया तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से पहले मैं सीधा बना देती हूँ, ठीक है, इस तरह से ये 4 संतान पैदा होगी। अब देखिए इसका मैंने पहले इनके साथ किया तो इनमें ये क्या होगा, प्रभावित, और ये दूसरा क्या है, सही है, ठीक है। इसमें ये क्या होगा, प्रभावित, दूसरा सही, इसके अंदर दोनों सही होंगे और यहाँ भी क्या होगा, दोनों सही होंगे। अब देखो, अब यहाँ आपको इतना बनाना आ गया तो अब क्या करना है कि कितने प्रतिशत इसमें सामान्य नर है या कितने प्रतिशत इसके अंदर क्या है, सामान्य महिला है या सामान्य स्त्री है। तो देखिए ये मैंने क्या कहा, ये एक प्रभावित है तो इसका मतलब ये क्या है, वाहक ये क्या होगी, वाहक स्त्री, ठीक है। यहाँ क्या होगा, देखो वाई गुणसूत्र है, मैंने तीसरी जो कंडीशन बताई उसमें क्या कहा कि गुणसूत्र पर क्या है, प्रभावित है, लेकिन वाई पर कोई जीन भी क्या है, प्रभावित या अप्रभावित जीन नहीं दर्शाया जाएगा। तो ये क्या होगा, नर होगा, लेकिन कैसा होगा, रोगी होगा, कैसा होगा, रोगी होगा। ये क्या होगी, सामान्य मादा, और ये क्या होगा, यह सामान्य स्त्री, ठीक है, ये सामान्य क्या होगा, नर, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो कि एक रोगी महिला का एक सामान्य नर के साथ या एक रोगी नर के साथ एक सामान्य महिला का यदि संकरण करवाया जाता है तो संतति किस तरह की होगी। तो आप देख सकते हो कि जो टोटल है उस 4 में से क्या है, 25% तो क्या होंगे, वाहक स्त्री होगी, और 25% रोगी नर होगा, और 25% जो है सामान्य स्त्री होगी, और 25% क्या होगा, सामान्य नर होगा। तो इसका अनुपात पूछ लो, चाहे आपके इसके अंदर परसेंटेज, ज़्यादातर क्या है परसेंटेज पूछा जाता है, तो आप परसेंटेज पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, लेकिन आपको यहाँ यदि ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपका सवाल एक चुटकियों में हल हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर हल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, हीमोफीलिया। फिर आता है वर्णांधता। वर्णांधता के अंदर क्या है कि जीनों के अंदर विकार आने के कारण क्या है कि जो कलर है, यानी सामान्यतः रेड और ग्रीन कलर में क्या है, अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्णांधता कहेंगे। अब आता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो देखिए सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, मैं बता देती हूँ। देखिए आरबीसी के अंदर हमारा जो रुधिर है, रुधिर की आरबीसी में क्या पाया जाता है, आपका हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण रक्त का जो रंग है वो कैसा होता है, लाल होता है। तो इसकी संरचना कैसी होती है मैं बता देती हूँ कि 4 इसमें क्या है, फेरसाइन, और फिर 2+ होता है,
इस तरह से 4 क्या है इसके अंदर फेरस आयन जुड़े होंगे। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर यहाँ क्या है, इसके अंदर इस तरह से प्रोटीन की श्रृंखला जुड़ी होती है। ठीक है, ये इसको हम कहेंगे अल्फा प्रोटीन, और ये कहलाती है बीटा श्रृंखला या बीटा प्रोटीन श्रृंखला। ठीक है, इस तरह से इसकी बेसिकली क्या है संरचना होती है। ये चारों श्रृंखलाएं जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को क्या करती है, ग्रहण करती है। ठीक है, इस तरह से कहा जाता है कि एक हीमोग्लोबिन का अणु जो है वो 4 ऑक्सीजन अणु को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। यानी अल्फा और बीटा श्रृंखलाएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। अब सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, तो देखिए सिकल सेल एनीमिया के अंदर बीटा श्रृंखला के अंदर क्या है, इसकी छठे कार्बन की जो पोजीशन है उसके ऊपर क्या है, ग्लूटेमिक अम्ल जो होता है, ग्लूटेमिक अम्ल जो होता है वो क्या है, वेलिन में बदल जाता है। किसके अंदर, वेलेनिन के अंदर बदल जाता है। ठीक है, तो इस वेलेनिन के अंदर बदलने के कारण क्या आ जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे हम कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। इस विकार के कारण, क्योंकि ये कहाँ पाई जाती है, आरबीसी के अंदर। आरबीसी की जो हम क्या है अवतलाकार इस तरह से संरचना देखते हैं, इसकी आकृति कैसे होती है, इस तरह से ऐसी संरचना होती है। तो ये संरचना बदल कर क्या है आपकी हंसियाकार हो जाती है। कैसी हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है। और इसके कारण विकार कैसे आता है, तो देखिए कि इस तरह से ये क्या है, रुधिर वाहिनी है। ये रुधिर वाहिनी में यहाँ रुधिर बह रहा होता है, तो ये जो है वो यहाँ जब क्या है, यहाँ रुक जाती है, यहाँ आकर अटक जाती है, जिसके कारण क्या है आगे रुधिर बहना, रुधिर की गति है वो धीमी हो जाती है। ठीक है, या जो आरबीसी है उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए ये था कौन, सिकल सेल एनीमिया। यही मैं बता देती हूँ थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया का क्या है, थैलेसीमिया में बता देती हूँ कि ये जो आपकी हीमोग्लोबिन की श्रृंखला है इसके अंदर क्या है, अल्फा जो प्रोटीन है वो क्या हो जाती है, वो नहीं बन पाती है। क्या है, नहीं बन पाती है। क्यों, क्योंकि अल्फा प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन है उस जीन के अंदर क्या है, विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार उत्पन्न होने के कारण क्या है, ये ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में ग्रहण नहीं कर पाती है, और ऑक्सीजन यदि ज़्यादा मात्रा में ग्रहण नहीं कर पाएगी तो रक्त के रुधिर के अंदर ऑक्सीजन की क्या आ जाएगी, कमी हो जाएगी। और रुधिर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कोशिका के पास ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंच पाएगी, तो कोशिकाएं क्या है, यानी ग्लूकोज का जो पाचन है वो आपका क्या है, बहुत कम कर पाएगी, क्योंकि ग्लूकोज का पाचन कौन करता है, ऑक्सीजन करवाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से निष्कर्षतः क्या है या अंततः क्या है कि थैलेसीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, फिनाइलकीटोनुरिया की यदि हम बात करें तो मैं बता देती हूँ, ज़्यादा डिटेल में आपका नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि फिनाइलकीटोनुरिया क्या होता है। तो देखिए फिनाइलकीटोनुरिया की यदि बात करें तो जो हम क्या है भोजन ग्रहण करते हैं, हम क्या है भोजन ग्रहण करते हैं, उसका क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है, और उससे पाचन करके क्या है एक क्या बनाया जाता है, मेलेनिन क्या है अम्ल बनाया जाता है, मेलेनिन बनाया जाता है। और ये मेलेनिन क्या है, जब ये इस भोजन के पाचन के द्वारा जब मेलेनिन नहीं बन पाता है, यानी मेलेनिन नहीं बनकर क्या बन जाएगा, फेनिल पाइरुविक अम्ल क्या है, इसके अंदर फेनिल पाइरुविक अम्ल बनता जाएगा और वो क्या है इकट्ठा होता जाएगा, जिसके कारण क्या है विकार उत्पन्न हो जाएगा और रोग हो जाएगा, उसे हम कहेंगे फिनाइलकीटोनुरिया कहेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके मेंडलीय विकार। अब आता है गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार की यदि बात करें कि गुणसूत्र की संरचना तथा संख्या के अंदर आए हुए विकार क्या कहलाते हैं, गुणसूत्रीय विकार कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके मैं गुणसूत्रीय विकार के 3 ही आपके इम्पोर्टेंट है, वो मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं। यहाँ से ज़्यादा नहीं, आपको बस सिर्फ याद रखना है कि कौन सा जो विकार है या कौन सा जो सिंड्रोम है वो क्या है, कौन से गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण हो जाता है। देखिए गुणसूत्रीय विकार के अंदर यदि हम देखें तो एक आता है आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम कौन सी कंडीशन होती है कि जैसे क्या है, मैंने क्या कहा 23 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे इस तरह से 1 2 3 4 और ये क्या है 4 जोड़ी हो गए। इस तरह से करके क्या है, माना ये कौन सा है 21वें
21वीं जोड़ी क्या है, गुणसूत्र है। इस 21वें गुणसूत्र के अंदर क्या है, जैसे ये इस तरह से ये 21वीं जोड़ा क्या है, गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र की क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है, यानी एक्स एक्स होना चाहिए लेकिन ये ट्रिपल एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रिपल एक्स हो जाता है। और इस ट्रिपल एक्स के कारण 46 की जगह गुणसूत्र कितने पाए जाएंगे, 47 हो जाएंगे। यानी इनकी पुनरावृत्ति एक बार होनी चाहिए लेकिन 2 बार हो गई, यानी ट्रिपल एक्स बन गया, जिसके कारण क्या है, विकार उत्पन्न हो गया। यानी कितने गुणसूत्र हो गए, 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो गए। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, याद रखना कौन से 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति या डुप्लीकेशन होने के कारण क्या है, 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की यदि बात करें तो देखिए कि 22 जोड़ी क्या है, 22 जोड़ी जो क्या है गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके अंदर 22 जोड़ी जो गुणसूत्र है वो तो सामान्य होंगे, लेकिन जो 23वें जोड़े के अंदर होगा जो क्या है एक्स वाई, जो नर के अंदर क्या है एक्स वाई होता है, वहाँ एक्स की क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति होती है, जिसके कारण एक्स एक्स वाई हो जाते हैं। यानी कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 47 इसमें भी हो जाएंगे और एक क्या हो जाएगी, एक एक्स की पुनरावृत्ति हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की यदि बात करें तो इसके अंदर क्या है कि एक्स तो पाया जाता है लेकिन वाई नहीं पाया जाता है, यानी सिर्फ एक्स एक ही पाया जाता है। और 22 जो कितने 22 जोड़ी तो है, यानी टोटल कितने हो गए, 44 और 23वां जोड़ा जो पाया जाता है एक्स वाई या एक्स एक्स पाया जाता है, उसमें से सिर्फ एक्स ही पाया जाता है। जो दूसरा एक्स या वाई गुणसूत्र होता है वो नहीं पाया जाता है। यानी मादा में तो एक्स एक्स और नर में क्या होगा, एक्स वाई। तो जो दूसरा एक्स या वाई होता है वो नहीं पाया जाता है, सिर्फ एक ही एक्स पाया जाता है। तो टोटल मिलाकर कितने 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी एक गुणसूत्र की क्या होती है, कमी होती है। पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस विकार के अंदर गुणसूत्र की कमी पाई जाती है या किस में 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तीनों दे देंगे। तो याद रखना टर्नर सिंड्रोम है, वहाँ क्या है गुणसूत्र की कमी होती है, एक गुणसूत्र की। ठीक है, एक्स तो पाया जाता है लेकिन दूसरा एक्स या वाई नहीं पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है। याद रखना कौन से 21वें गुणसूत्र। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कितने 47 होते हैं, यानी जो एक एक्स है वो क्या है, वो उसकी क्या हो जाती है, डबलिंग हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। ठीक है, इस तरह से ये गुणसूत्रीय विकार हो गए। और एक यहाँ क्या है आपको याद रखना है कि ये जो है कौन सा, हीमोफीलिया। मैंने क्या बताया, हीमोफीलिया है वो कैसा है, एक्स लिंगी क्या है, एक्स लिंगी अप्रभावी क्या है, विकार है, एक्स लिंगी अप्रभावी विकार है। बाकी जो वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया और थैलेसीमिया, ये जो है वो कैसा है, अलिंगी अप्रभावी, कैसे, अलिंगी अप्रभावी रोग है। ठीक है, कौन से, अलिंगी अप्रभावी रोग। याद रखना ये इस तरह से। ये आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, इसको आप अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपके 1 2 या यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएगी इस चैप्टर से, आनुवांशिकता से, वो आपके यदि ध्यान से पढ़ लिए तो कन्फर्म क्या है आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहीं ख़त्म होता है आनुवांशिकता या जेनेटिक्स। इसके बाद मैं आपकी एक मैराथन क्लास और लूँगी, किसकी, कोशिका की। ठीक है, फिर ये कोशिका वाली रहती है मैराथन क्लास, और एक फिर मैं आपकी साइकोलॉजी की मैराथन क्लास और रहती है, वो भी मैं एक लंबी क्लास लेके आऊँगी। इतने जब तक मैं नहीं लेके आ रही हूँ, 2-4 दिन में आपकी दोनों क्लास लेके आ जाऊँगी। इतने तक क्या करना है, आप रेगुलर अपनी पढ़ाई रखिए। ये मत सोचिए कि मैडम आप कब कराओगे कब नहीं कराओगे, क्योंकि मेरे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम बहुत कम मिल पा रहा है। सोचा था उसका जस्ट उल्टा हो गया। मैंने सोचा कि घर पे जाके मैं अच्छे से आपके सामने डेली क्लास लेके आऊँगी, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, जितना आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ वो मतलब कोशिश हो रही है उतना दे पा रही हूँ। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए, आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से रखिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए, बिल्कुल भी मत घबराइए कि अभी पेपर आ गया तो हम क्या करेंगे कैसे करेंगे। यदि आप सोच कर अपना माइंड खराब कर लोगे, अपने दिमाग को पहले ही भर लोगे कचरे से, तो फिर आपका दिमाग
परीक्षा के अंदर नहीं चल पाएगा। इससे बेटर है कि आप जितना पढ़ रहे हो, जितना कंटेंट पढ़ रहे हो, जितने क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो, वो आप अपने यहाँ से स्वस्थ होकर अपने एक चेहरे पे मुस्कान रखते हुए यदि पढ़ोगे तो वो स्टेबल रहेगा, वो स्थायी रहेगा, वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, आपको सिलेक्शन करवाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को बेफिक्र होकर एक फ्री माइंड से कीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। ठीक है, ओके।